हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर डॉक्टर स्वाति उपाध्याय आज आप लोगों को मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगी। मेंडल कौन थे और उन्होंने कौन से लॉज दिए, ठीक है, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये आप लोगों को सबको पता होगा कि मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि एक तरह से जेनेटिक्स की स्टार्टिंग हुई वो इनके लॉज के बेसिस पे ही हुई। इन्होंने ही जीन का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इनहेरिटेंस और हेरिडिटी किस तरह से होती है इस पे भी इन्होंने जो लॉज दिए उसके बेसिस पे ही ये बाद में प्रूव हो पाया कि किस तरह से इनहेरिटेंस पैटर्न होता है। तो इनके लॉज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनके लॉज को पढ़ना ज़रूरी है। इनके लॉज लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में कोई एक लॉ भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या है मेंडल के लॉज, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये कि मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, स्टार्टिंग में उन्होंने पाइसम सेटाइवम मतलब मटर के पौधे पर पी प्लांट पे अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने ईयर भी बहुत मेंटेन है। 1857 में इन्होंने अपने वर्क की शुरुआत की थी, ठीक है। तो पाइसम सेटाइवम प्लांट को उन्होंने सेलेक्ट किया और पाइसम सेटाइवम प्लांट में भी उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये लिस्ट दिख रही होगी, ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिसको मेंडल ने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो पहला है कैरेक्टर सीड शेप और दूसरा सीड कलर। सीड शेप में स्मूथ और रिंकल दो हो सकते हैं, ठीक है, और सीड कलर में येलो और ग्रीन हो सकता है। इसी तरह से पॉड शेप और पॉड कलर। पॉड शेप इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है और पॉड कलर ग्रीन एंड येलो हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आया फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर का कलर वायलेट, रेड और वाइट हो सकता है और फ्लावर की पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल हो सकती है। और 7th कैरेक्टर स्टेम की हाइट इन्होंने ली, जो टॉल और ड्वार्फ दो तरह के हो सकते हैं। अब इसमें देखिए जो पहले पोजीशन पे जो कैरेक्टर लिखा है, जैसे सीड शेप में स्मूथ लिखा है, सीड कलर में येलो लिखा है, फ्लावर कलर में वायलेट लिखा हुआ है, पॉट शेप में इन्फ्लेटेड लिखा हुआ है, पॉट कलर में ग्रीन, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल, स्टेम हाइट में टॉल। ये सारे क्या हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर, क्योंकि ये पहले लिखे हुए हैं और ये F1 जनरेशन में एक्सप्रेस भी होती हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जितना भी पहले ये सारे कैरेक्टर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये सेवन कैरेक्टर लिए पी के प्लांट के और इन्होंने अलग अलग कैरेक्टर पे एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि किस तरह से आगे जनरेशन ये प्लांट मिल रहे हैं और उसके बेसिस पे इन्होंने अपने लॉज दिए, ठीक है। इसको याद करने का तरीका देखिए बहुत ईजी है कि सीड का शेप, सीड का कलर, ठीक है, फ्लावर का शेप, पॉड का शेप, पॉड का कलर, इसके अलावा फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन और स्टेम का बस एक ही है, टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा इस तरह से। और इसके जो कैरेक्टर हैं वो भी लिखे हुए हैं बगल में, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कौन से दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने जो क्रॉस कराया वो दो टाइप के क्रॉस कराए। पहला तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया इन्होंने और दूसरा डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है? जिसमें उन्होंने एक ही पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया। जैसे अगर इसमें हम बात करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, जैसे मान लीजिए सीड शेप ले लिया उन्होंने, सीड शेप ले लिया तो सीड शेप को लेकर ही उन्होंने क्रॉस कराया, स्मूथ और रिंकल्ड को लेकर ही क्रॉस कराया। या तो अगर उन्होंने स्टेम हाइट ले लिया तो स्टेम हाइट को ही लेके और कोई इसमें से कैरेक्टर नहीं लिया, स्टेम हाइट वाला कैरेक्टर लिया और उसके ये दोनों कंट्रास्टिंग फिनोटाइप ये थे, ठीक है। तो एक ही टाइप का कोई इनमें सातों में से किसी एक कैरेक्टर को लेकर अगर क्रॉस कराया उन्होंने तो हम उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, अब इसी को देखिएगा, ये जो लिस्ट है इसमें अगर इन्होंने कोई भी दो कैरेक्टर ले लिए, कोई भी दो कैरेक्टर के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लिए और उनके बीच में अगर क्रॉस कराया तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर उन्होंने 3 कैरेक्टर ले लिए होते तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो जाता, 4 कैरेक्टर ले लिए होते तो टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस हो जाता, लेकिन उन्होंने केवल डाई हाइब्रिड क्रॉस तक ही कराया था, वही हमें पढ़ना है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया उन्होंने, कोई एक ही कैरेक्टर को सेलेक्ट किया, ठीक है, और डाई हाइब्रिड में दो अलग अलग कैरेक्टर को सेलेक्ट किया। तो यही इसकी डेफिनेशन हो गई मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, क्रॉस इन्वॉल्विंग अ सिंगल ट्रेट, एग्जाम्पल फ्लावर कलर। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या, क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 ट्रेट्स, फ्लावर कलर एंड प्लांट हाइट। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही कैरेक्टर लिखें,
ठीक है, आप पीछे जो टेबल बनी है इसमें से कोई भी 2 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में। उसमें तो मैंने एक एग्जांपल देके यहाँ बता दिया है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी पीछे से टेबल में से कोई भी कैरेक्टर, कोई भी 2 कैरेक्टर देख के लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर देख के पीछे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन। अब देखिए हम पहले लॉ पे चलते हैं, मेंडल के पहले लॉ पे। ठीक है, पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये बहुत ही इजी है इसको समझना। इसमें क्या है कि हर एक जीन के 2 एलील होते हैं। ठीक है, हर एक जीन के 2 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एलील्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड एलील्स। तो हर एक जीन के 2 फॉर्म होते हैं। अगर हम इसको आगे, मैंने इसमें बनाया भी हुआ है, ये देखिए। ये जैसे हमने ये टॉल वाला कैरेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, टी से टॉल और स्मॉल टी से स्मॉल। तो ये टॉल कैरेक्टर एक तरह से है, ये स्मॉल है। ठीक है, तो टॉल कैरेक्टर के आप देख रहे हैं 2 एलील हैं, कैपिटल टी 2 एलील हैं टॉल के यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मॉल टी 2 एलील किसके हैं, स्मॉल के। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग जो टी टी लिख के हमने दिखाया हुआ है वो एक तरह से जीन दिखाया हुआ है। अगर इस पूरे की बात करें तो ये जीन है। ठीक है, और इसका एक फॉर्म, जैसे अगर केवल एक कैपिटल टी ले ले तो वो क्या हो जाएगा, एलील हो जाएगा। तो किसी जीन को हम हमेशा 2 फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसके एलील्स। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है, एवरी जीन हैज़ 2 एलील्स दैट कैन कोड फॉर अ ट्रेट। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक जीन के पास 2 एलील्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। उसमें से एक एलील डोमिनेंट होता है जो हमेशा अपने इफेक्ट को शो करता है, और दूसरा क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। एक अगर डोमिनेंट है तो मतलब वो अपने आप को हमेशा शो करेगा, और अगर रिसेसिव है तो क्या होगा, वो डोमिनेंट से दब जाएगा, वो अपने इफेक्ट को शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे डोमिनेंट और रिसेसिव की डेफिनेशन दी गई है कि डोमिनेंट एलील वो होते हैं जो हमेशा अपने फिनोटाइप को शो करते हैं, और रिसेसिव एलील वो होते हैं जो अगर डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में उनका इफेक्ट दब जाता है, लेकिन अगर डोमिनेंट एलील नहीं प्रेजेंट होता है तो रिसेसिव एलील एक्सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डोमिनेंट और रिसेसिव की डेफिनेशन हो गई। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, व्हेन 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ ट्रेट और कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 progeny and is called dominant, while the other that remains masked is called recessive. ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी जीन के 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर किसी जीन के 2 अलग अलग एलील किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं, तो उसमें से जो पहली जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाता है वो डोमिनेंट कहलाता है, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता वो रिसेसिव कहलाता है। मतलब अगर किसी जीव के 2 एलील है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस हो जाएगा पहली जनरेशन में। ठीक है, और जो नहीं हो पाएगा वो रिसेसिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, या इसको हम उल्टा अगर इसको बोले तो हम और क्या बोल सकते हैं कि डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो पहली जनरेशन में या F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है। ठीक है, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को F1 जनरेशन में वो रिसेसिव। तो इस तरह से डोमिनेंस की डेफिनेशन भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि डोमिनेंस क्या होता है और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुत सिंपल है। जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाते F1 जनरेशन में वो रिसेसिव कैरेक्टर कहलाते हैं। और डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं वो डोमिनेंट जीन कहलाते हैं, और जो रिसेसिव कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं वो रिसेसिव जीन कहलाते हैं। तो डोमिनेंट और रिसेसिव के जीन और कैरेक्टर दोनों की ही डेफिनेशन इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये सिंपल लॉ ऑफ डोमिनेंस खत्म हो गया। अब इसके बाद सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल सा लॉ ये भी है। इसमें क्या होता है, सेग्रीगेशन के टाइम पे, मतलब सेग्रीगेशन कब होता है, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के टाइम पे जब गैमीट की फॉर्मेशन होनी होती है तो क्या होता है कि एक जीन के जो अलग अलग एलील्स होते हैं ना, अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस में, वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर जैसे ये मान लीजिए, इसको मैं अगर लिख के बताऊं, मान लीजिए ये हमारा एक जीन है,
जीन को इस फॉर्म में लिखते हैं। जीन दो एलील होंगे, पहला एलील ये हो गया, दूसरा एलील ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से जीन है अगर कहा जाए। इस जीन में दो एलील्स हैं और ये दोनों एलील्स सेपरेट कब हो जाते हैं? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये दोनों एलील्स सेपरेट हो जाते हैं। और गैमीट की फॉर्मेशन होती किस प्रोसेस से? मियोसिस। तो हम ये भी कह सकते हैं इसको कि मियोसिस के टाइम पे जो दो एलील्स किसी जीन के होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सिंपल सिंपल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन आएगी तो आप ये लिख सकते हैं कि किसी एक जीन के दो एलील मियोसिस के टाइम पे सेग्रीगेट हो जाते हैं और यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? जो गैमीट बनेंगे उसमें केवल एक ही टाइप के क्या होंगे? एलील होंगे, या तो डोमिनेंट होंगे या तो रिसेसिव होंगे। अगर यहाँ रिसेसिव कैरेक्टर होता तो दूसरा नहीं रिसेसिव हो जाता। तो आप ये देखिए, जीन हाइब्रिड हो सकता है, जीन हाइब्रिड हो सकता है, लेकिन जो गैमीट है वो कभी भी हाइब्रिड नहीं होगा। वो क्या होगा? प्योर होगा। या तो पूरी तरह से टॉल होगा या तो पूरी तरह से स्मॉल होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, मतलब सेग्रीगेशन हो जाता है जब गैमीट्स में एलील्स का, तो इसको क्या हम कहते हैं? एक तरह से प्योर होता है। ये जो हमारा गैमीट बना है वो किसी भी कैरेक्टर के लिए प्योर होता है। कोई इसमें हाइब्रिड जैसी चीज़ नहीं होती। इसीलिए हम इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या हुआ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपने देखा कि जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है तो एक जीन के दो एलील सेपरेट हो जाते हैं, यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जो गैमीट होता है किसी भी कैरेक्टर के लिए प्योर होता है, इसलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आई थिंक अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्रॉस बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे। इसमें ये हमने ऊपर ये जीन बनाया हुआ है। ठीक है, ये दूसरा जीन है। इसके बाद इसके जब क्रॉस कराया गया, क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया गया इनके बीच में। अगर एक टॉल स्टेम हाइट की अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, ये जो कैरेक्टर है ये स्टेम हाइट वाला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। स्टेम हाइट का कैरेक्टर है, एक तो टॉल और दूसरा स्मॉल। ठीक है, इस टॉल और स्मॉल के बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो गैमीट की फॉर्मेशन सबसे पहले होगी। फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो गैमीट इसके किस तरह के बनेंगे? एक ये वाला गैमीट बनेगा, एक ये, दो ही बन पाएंगे इस जीन से। मतलब दोनों एलील सेपरेट हो जाएंगे, वो गैमीट के फॉर्म में आ जाएंगे। इसी तरह इसके भी सेपरेट हो जाएंगे तो इस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, अब इनके बीच में हम क्या कराएंगे? क्रॉस, मतलब एक यहाँ से गैमीट ले लेंगे, एक यहाँ से ले लेंगे, इनके बीच में क्रॉस करा देंगे। एक यहाँ से लेके एक यहाँ से ले लेंगे, इनके बीच में क्रॉस करा देंगे। इसी तरह से इनके और इनके बीच में भी क्रॉस करा देंगे। तो हमें F1 जनरेशन में हम देखेंगे कि हमें सारे के सारे हाइब्रिड प्लांट मिल जा रहे हैं। और जैसा लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया गया था कि पहली जनरेशन में अगर डोमिनेंट फैक्टर है तो वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मीन्स सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? प्लांट टॉल हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे प्लांट टॉल हो जाएंगे F1 जनरेशन में। अब इन F1 जनरेशन के प्लांट की सेल्फिंग कराई जाएगी। अब इन्हीं में से किसी भी दो को आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्रॉस कराने के लिए दो प्लांट की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो किसी भी दो को सेलेक्ट करके उसके बीच में अगर हम सेल्फिंग कराएंगे तो फिर से गैमीट की फॉर्मेशन होगी। फिर ऐसे गैमीट इसके बन जाएंगे, इस तरह के गैमीट इसके बन जाएंगे, एक ही तरह के गैमीट बन गए दोनों में। दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन आ गई। अब F2 जनरेशन में आप ये देखिए, ये तो पूरी तरह से टॉल है, ये भी टॉल ही है लेकिन हाइब्रिड है। और ये क्या हो जाएगा? स्मॉल, क्योंकि यहाँ कोई डोमिनेंट फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी डोमिनेंट एलील यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो ये तो रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को शो करने लग जाएगा। जब तक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट रहता है, स्मॉल टी अपने इफेक्ट को शो नहीं कर पाता। लेकिन जब कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है तो ये अपने इफेक्ट को शो करेगा। मतलब 3 प्लांट यहाँ पे टॉल होंगे और एक स्मॉल। मीन्स जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो है वो 1:3 का आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? ये आप देखिए, लॉ हमने अलग अलग बता दिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। उसके बाद हमने इसी को क्रॉस के मतलब एक तरह से माध्यम से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इसमें आपको ये भी पता चल गया कि किस तरह से ये सेग्रीगेशन हो रहा है। ठीक है, और आपको ये भी पता चल गया कि किस तरह से यहाँ पे मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर है, कौन है रिसेसिव कैरेक्टर, किस तरह से उसका सेपरेशन होता है। ठीक है, तो ये दो लॉ बहुत ही ईजी हैं, अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरा लॉ देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कुछ नहीं है, बस ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात यहाँ पे की जाती है, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की चीज़ लागू होती है।
ठीक है, अभी तक हमने जो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा, उसमें हमने क्या देखा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही देखा। वो दोनों चीज़ें हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही समझ में आ गई। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम क्या करना होता है, दो अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेने पड़ते हैं। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे समझा जा सकता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे समझा जा सकता है इसको, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर लेंगे, उन दोनों कैरेक्टर के अलग अलग अपने एलील्स होंगे, दो कैरेक्टर के अलग अलग जीन होंगे, उन जीन के अलग अलग एलील्स होंगे। मतलब एक तरह से दो कैरेक्टर अगर हम ले लेंगे, जब तक हमारे एक कैरेक्टर था तो हमारे पास एक जीन था जिसके दो एलील थे। ठीक है, अगर हम एक ही टाइप के कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करा रहे थे तो क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखिए ये वाला क्रॉस देखिए, जब हम यहाँ पे एक ही टाइप के फैक्टर को लिए हुए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहे थे, तो हमारे पास कितने टाइप के गैमीट्स बन रहे थे, चार टाइप के गैमीट बन रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो चार टाइप के गैमीट नहीं बनेंगे। गैमीट अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो 16 टाइप के गैमीट बनेंगे। ठीक है, और वो 16 टाइप के गैमीट जो होंगे, सॉरी 16 टाइप की गैमीट नहीं बनेंगे, चार टाइप के ही गैमीट बनेंगे अलग अलग, जिसको हम कहते हैं 8 टाइप की गैमीट बनेंगे। ठीक है, चार हमारे पहले वाले से बनेंगे, चार दूसरे, तो टोटल 8 टाइप की गैमीट हमारे बनेंगे, और उससे जो प्रोजीनी बनेंगी वो 16 टाइप की बनेंगी। ठीक है, ये आप लोग चीज़ नोट कर लीजिए कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें टोटल हमारे गैमीट 8 टाइप के बनेंगे, और जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो टोटल 16 बनेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब जो गैमीट डाई हाइब्रिड क्रॉस में 8 अलग अलग टाइप के बन जाएंगे, देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 4 टाइप की गैमीट बने, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 8 टाइप की गैमीट्स बन जाएंगे। इसमें तो कोई आपको अलग से बात मैंने बताई नहीं है। 8 टाइप के एलिस बन जाएंगे, और वो सारे के सारे एलिस अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगे असॉर्ट होने के लिए, मीन्स किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होने में वो सबका अलग अलग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएंगे। वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे कि हमारा जो साथ वाला एलील है वो कहाँ जा रहा है, मुझे कहाँ जाना है, ऐसा कुछ नहीं। वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं। यही हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब आप इसका क्रॉस देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इसमें यहाँ पे हमने सीड शेप और सीड कलर के दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हुए हैं। ठीक है, सीड शेप भी ले लिया है, सीड कलर भी ले लिया है। ठीक है, सीड शेप कैसा कैसा हो सकता है, राउंड और रिंकल्ड, और सीड कलर कैसा कैसा हो सकता है, येलो और ग्रीन। ठीक है, तो ये इसके एलील्स लिखे हुए हैं। सिंगल फॉर्म में जो लिखा रहता है वो एलील, डबल डबल करके लिखेंगे तो जीन हो जाता है। तो अगर सीड शेप की बात करें हम, ठीक है, अगर हम सीड शेप की बात करें तो क्या हो जाएगा, राउंड और रिंकल दो अलग अलग सीड शेप हो जाएंगी। अगर हमें राउंड को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर आर से, और रिंकल्ड को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर आर से। ठीक है, अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते तो इसी तरह से तो लिखते, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते तो इनके बीच में क्रॉस करा देते। लेकिन अगर हमारा ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो हमें एक और कैरेक्टर यहाँ पे लेना है सीड कलर का। तो सीड कलर में देखिए येलो और ग्रीन, येलो डोमिनेंट है तो इसके साथ हमने येलो वाला भी लिख दिया, और यहाँ पे हमने स्मॉल वाई लिख दिया। इनके बीच में क्रॉस कराएंगे। ठीक है, मतलब जो क्रॉस होगा हमारा वो आर आर वाई वाई और आर आर वाई वाई के बीच में क्रॉस होगा। ठीक है, इनके बीच में क्रॉस होगा तो हमारी जनरेशन, पहली जनरेशन जो होगी वो कैसी बन जाएगी, हाइब्रिड, जिसमें हमारे सबके सब आ जाएंगे हाइब्रिड फॉर्म में। मतलब रिसेसिव डोमिनेंट सारे के सारे हाइब्रिड फॉर्म में आ जाएंगे, जैसा कि हमारा पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हो रहा था, तो इसी टाइप के सारे इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। इतना समझ में आ गया। जब हम दो अलग अलग कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं तो इस तरह से ये हमें F1 जनरेशन में मिल जाएगा। तो इसका फिनोटाइप कैसा होगा, इसका फिनोटाइप होगा राउंड येलो, क्योंकि राउंड येलो ही हमारा क्या है, डोमिनेंट, और F1 जनरेशन में पता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है। तो इसका जो हमारा फिनोटाइप होगा वो राउंड येलो हो जाएगा। अब हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे, राउंड येलो के ही दो अलग अलग प्लांट में हम सेल्फिंग कराएंगे, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है, ये देखिए सेल्फिंग कराएंगे। तो उसके लिए हम पहले गैमीट बनाएंगे। ठीक है, इसकी डायरेक्ट सेल्फिंग नहीं करा पाएंगे इस तरह से, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे गैमीट बनेंगे। तो हम सबसे पहले गैमीट की फॉर्मेशन कर लेंगे। गैमीट की फॉर्मेशन हम इस तरह से करेंगे कि हम देखेंगे कि उसमें जो सीड शेप और सीड कलर दोनों ही टाइप के कैरेक्टर इन्वॉल्व होने चाहिए। ऐसे गैमीट हम नहीं बना लेंगे कि जिसमें केवल सीड शेप ही हो रहा है।
सीड शेप और सीड कलर दोनों ही चीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। तो हम जो भी इसमें गैमीट की फॉर्मेशन करेंगे उसमें एक एलील हमारा सीड शेप और एक एलील सीड कलर का आना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए उसका अगर हम गैमीट की फॉर्मेशन करेंगे तो कैसा होगा, पहला गैमीट बन जाएगा कि दोनों डोमिनेंट वाले, सीड शेप भी आ गया इसमें और सीड कलर भी आ गया, मतलब राउंड येलो। उसके बाद दूसरा गैमीट देखिए इस तरह का बन जाएगा, जिसमें हमारा डोमिनेंट वाला सीड शेप आया और रिसेसिव वाला सीड कलर आ गया। उसके बाद तीसरा एलील स्मॉल आर कैपिटल वाई का बनेगा, जिसमें हमारा रिसेसिव वाला सीड शेप आया और डोमिनेंट वाला सीड कलर आ गया। चौथा हमारा बनेगा दोनों ही रिसेसिव फॉर्म, मीन्स रिसेसिव फॉर्म ऑफ सीड शेप एंड रिसेसिव फॉर्म ऑफ सीड कलर। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे जो गैमीट्स बन गए यहाँ पे, इनके बीच में हम सेल्फिंग कराएंगे। इसके बीच में सेल्फिंग कराने का क्या मतलब है, एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, उसमें इस तरफ भी ये सारी चीज़ें लिख लेंगे, इधर भी वही चीज़ लिखेंगे, उनके बीच में क्रॉस करा के ये सारी चीज़ें हम इस तरह से बना देंगे। इसको बनाने की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपसे कहा था आप खुद बनाने की प्रैक्टिस करिएगा। इसमें कोशिश करिएगा कि डोमिनेंट वाले को एक साथ और रिसेसिव वाले को एक साथ रखें। उसके बाद जब आप देखेंगे कि इसमें राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, जैसा कि यहाँ हमने गैमीट की फॉर्मेशन की थी, ये राउंड येलो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा राउंड ग्रीन, ये कैसा हो जाएगा रिंकल्ड येलो, और चौथा वाला रिंकल्ड ग्रीन हो जाएगा। तो उसका जो रेशियो है हम इसमें से देख के निकालेंगे कि कितना किसका रेशियो है। ठीक है, ये आप कैसे देखेंगे, जिसमें दोनों डोमिनेंट आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इस पूरे स्क्वायर में जहाँ जहाँ हमारा स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई आएगा वो सब इसमें काउंट करके लिखा जाएगा, क्योंकि हमारा देखिए पहला इस तरह का कैरेक्टर है कैपिटल आर, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा जो होगा राउंड ग्रीन, उसमें इस तरह का कैरेक्टर, जहाँ पहले में जितना आर वाई काउंट हो गया उसको हम क्रॉस करते हैं, दोबारा से काउंट नहीं करेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि कितने कितने स्क्वायर में हमारा ये वाला जीन है, ये वाले जीन हैं, ठीक है, जो बचे हुए हैं उसको काउंट करेंगे तो हमारा 3 आएगा, फिर उसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद हम काउंट करेंगे किस में इस तरह के जीन हैं, उसको काउंट करके लिखेंगे, उसको भी छोड़ देंगे, उस ये हम काउंट करेंगे तो 3 आएगा। और जब हम रिंकल्ड ग्रीन ये वाला काउंट करेंगे तो आप देखेंगे ये एक ही में आ रहा है इस तरह से, जिसमें हमारा स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो, तो इसी में आ रहा है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप काउंट करके देख सकते हैं, यही रेशियो आएगा। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 9:3:3:1 मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग यही आता है, और आपको यही याद करना है और इसको अच्छे से बना के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंडल के लॉ का। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट करके बताए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए आप लोग। और आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है, थैंक यू।